अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द आइडिया लैब। मैं हूं आपकी होस्ट आयमा सैयद, एक पीएचडी स्कॉलर, एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट और एक बिजनेस फाउंडर। अब तक आपके लिए चैनल पे बनाई हैं 3,000 रुपये से 10,000 रुपये में बिजनेस करने की वीडियोस। वो बिजनेस कैसे होते हैं, आप किस तरीके से उनसे मुनाफा कमाते हैं, क्लाइंट्स को चीज़ें कैसे पहुँचाते हैं और महीने में लाख रुपये 2 लाख रुपये कैसे कमा सकते हैं, ये सब कुछ उन वीडियोज़ का हिस्सा रहता है। इसके अलावा हम मुख्तलिफ कंपनीज़ को समझते हैं कि उन्होंने अपना बिजनेस किस तरीके से पाकिस्तान में किया या आउट ऑफ द कंट्री किया और इंटरनेशनल लेवल तक वो एक्सपैंड कैसे किए और उन्होंने मिलियंस, बिलियंस, ट्रिलियंस कैसे कमाए। तो उन सब वीडियोस के एनालिसिस भी चैनल पर मौजूद हैं। आज हम ये बात करने लगे हैं कि फाइनेंशियल मार्केट होती क्या है, शेयर्स किस तरीके से वर्क करते हैं। आप कंपनीज के जब भी कोई शेयर्स खरीदते या बेचते हैं तो उससे आपको फायदा होता है, तो क्या वो फायदा हलाल कंसीडर किया जा सकता है या नहीं। तो आज का पर्सपेक्टिव फाइनेंशियल मार्केट को हलाल पर्सपेक्टिव में समझना है। तो अगर मैं ये बात कहूँ कि फाइनेंशियल मार्केट क्या है, सबसे पहले फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स ट्रेड होते हैं लोगों के दरमियान, यानी स्टॉक्स, बॉन्ड्स, कमोडिटीज़, करेंसीज, इन सब चीज़ों को जो ट्रेड किया जाता है, इस सारी चीज़ों को फाइनेंशियल मार्केट कंसीडर कर सकते हैं, मार्केट्स कंसीडर कर सकते हैं। अब इसमें फ़ायदा क्या होता है, इससे इन्वेस्टर जो है उसको रिटर्न्स मिलते हैं, कंपनीज अपने फंड्स रेज करती हैं ताकि वो बिजनेस कर सकें और इकोनॉमी जो है वो ग्रो कर जाती है। अगर बात करें कि कौन कौन सी फाइनेंशियल मार्केट्स होती हैं, तो स्टॉक मार्केट होती है। अब तक चैनल पे आपके लिए जो वीडियोस बनाई गई हैं उनमें स्टॉक मार्केट के हवाले से मुख्तलिफ कंपनीज के एनालिसिस किए गए कि वो किस तरीके से वर्क कर रही हैं और उन्होंने अब तक किस तरीके के मुनाफे दिए, कौन सी कंपनी किस तरह ऑपरेट करती है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको पीएसएक्स के थ्रू रजिस्टर होना पड़ता है, सीडीसी अकाउंट ओपन होता है। उसके ऊपर भी एक वीडियो आपके लिए चैनल पे मौजूद है कि स्टॉक के एक्सचेंज के लिए या स्टॉक बाय एंड सेल करने के लिए अकाउंट्स कैसे ओपन किए जाते हैं। अगर बात करें बॉन्ड मार्केट की, तो बॉन्ड्स ऑब्वियसली हमें पता है कि ये गवर्नमेंट या बैंक्स वगैरह अनाउंस करते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है कि इसमें इंटरेस्ट यानी सूद शामिल होता है, तो यकीनी तौर पे जहां बात सूद की आएगी तो वो हमारे लिए हलाल नहीं रह जाता। अगर आप बॉन्ड इस मकसद से खरीद रहे हैं कि आपने 10,000 रुपये के बॉन्ड खरीदे और आप उसको 10,000 रुपये में ही बेचेंगे, उस पर आने वाला कोई मुनाफा नहीं लेंगे, तब आपकी एक काइंड ऑफ सेविंग हो सकती है और आप उसको कंसीडर कर सकते हैं, उस रकम को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने उसके ऊपर कुछ और चार्जेस रिसीव किए, इंटरेस्ट रिसीव किया, सो आप उसको कंसीडर करें कि वो आपके लिए जायज़ नहीं रह जाता। कमोडिटीज़ मार्केट भी मोस्टली क्योंकि इसमें गोल्ड वगैरह इन्वॉल्व होता है और इन चीज़ों की क्योंकि आपको बराह रास्त मलकियत नहीं मिल जाती, इस वजह से क्योंकि ये एक ही दिन इंट्राडे ट्रेडिंग इसमें ज़्यादातर रहती है, तो इसलिए इसके भी हलाल होने पे बहुत सारे शुबहात मौजूद हैं। अगर बात करें फॉरेक्स मार्केट की, तो जो फॉरेक्स मार्केट है ये शरन जायज़ नहीं है, क्योंकि इसका तरीकाकार हमारे इल्म के मुताबिक कोई शख्स बराह रास्त इस मार्केट में खरीदारी का अहल नहीं होता, बल्कि वो किसी कंपनी में कुछ रकम मसलन $1,000 से अपना अकाउंट खुलवाकर इसके जरिए इस मार्केट में दाखिल होता है और ये कंपनियां दीगर सहूलियात के अलावा एक बड़ी रकम की जमानत भी से फराम करती हैं। इंटरनेट पर मार्केट के हवाले से मुख्तलिफ अशिया के रेट आ रहे होते हैं और लम्हा ब लम्हा कम ज्यादा होते रहते हैं। ये शख्स कंपनी की तरफ से फराम करदा रकम से कोई सौदा करता है और फिर रेट बढ़ते हैं, इससे आगे फरोख्त करके मुनाफा कमाता है। अगर कीमत गिर जाती है तो इसका नुकसान शुमार होता है। कंपनी एक ट्रेड मुकम्मल होने पर अपने तयशुदा कमीशन वसूल कर लेती है। अगर मुकर्ररा वक्त पर सौदा मुकम्मल ना हो तो कंपनी इसके बाद मजीद चार्जेस भी वसूल करती है और इस शख्स को कोई चीज़ खरीद और फरोख्त करना सब कागजी कार्रवाई होती है, यानी कि कोई चीज़ भी कब्जा हासिल नहीं होता, जिसकी वजह से इसको सट्टाबाजी कह सकते हैं और ये फिर हमारे लिए हराम या आप कह लें कि हलाल नहीं कंसीडर होता। और अगर हम बात करें इस्लामिक फाइनेंस मार्केट की, तो ऑब्वियसली वो शरिया प्रिंसिपल्स के थ्रू ऑपरेट कर रहे होते हैं और उसमें इंटरेस्ट शामिल नहीं होता और उसमें प्रॉफिट शेयरिंग एथिकल होती है। इसमें भी बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं। इन तमाम मार्केट में एक बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो ये हैं कि जो भी कंपनी आप देख रहे हैं जिनमें आप शेयर्स लेने जा रहे हैं, उनके पास जो एसेट्स हैं, फिजिकल एसेट्स, वो मौजूद होना लाजिम है कि आपने जिस भी कंपनी के शेयर्स खरीदे, अगर स्टॉक मार्केट को भी कंपेयर करें फॉरेक्स मार्केट या कमोडिटी मार्केट से, तो उसके अंदर क्या होता है, एक कंपनी है वो फिजिकली अवेलेबल है और उसने अपने शेयर्स अनाउंस किए थे जो किसी शख्स ने खरीदे हैं और अब वो उस कंपनी के अंदर ओनरशिप रखता है और वो ओनरशिप वो ज़्यादा पैसों में आपको बेच रहा है और फिर आप उस कंपनी की ओनरशिप हासिल करते हैं और फिर आप उसको आगे बेचने का इख्तियार रखते हैं।
और इससे कंपनी, अच्छा एक चीज यहाँ पर कि जो कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में है, यानी कि स्टॉक्स के थ्रू जो है, पीएसएक्स के थ्रू जो ट्रेडिंग हो रही है, उसमें कंपनीज को इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग करनी पड़ती है। कंपनीज पहली बार आती हैं और वो कुछ शेयर्स जो हैं वो पब्लिक के लिए अनाउंस करती हैं। ये शेयर्स किस तरह अनाउंस किए जाते हैं इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी। वो कंपनी अगर प्राइवेट होगी तो उसको मुकम्मल तौर पर पब्लिक लिमिटेड कंपनी में भी ट्रांसफॉर्म होना पड़ेगा, जो लीगलाइजेशन के मैटर्स होंगे उनको पार करते हुए। और फिर जो है इन्वेस्टर्स अलाउ हो जाते हैं कि वो उस कंपनी के शेयर होल्डर कहलाएं, उसके पार्टनर्स कहलाएं, उसके ऑनर्स कहलाएं, उस पर्टिकुलर यूनिट के लिए जिसके लिए उन्होंने पे किया है। अब बात ये आ जाती है कि मार्केट होती कितनी है। अब हम बात सिर्फ पीएसएक्स पे मौजूद स्टॉक की कर रहे हैं, बाकी सब मार्केट्स को अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो स्टॉक मार्केट के अंदर दो तरह की मार्केट्स हैं, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट के अंदर ये होता है कि जब एक कंपनी पहली बार आईपीओ के तहत रजिस्टर हुई तो उसने कुछ शेयर्स अपनी कंपनी के अनाउंस किए, जिसके एवज उसने मनी रिसीव करी और अपना बिजनेस किया। अब जो ओनर्स उसके अंदर मौजूद हैं उनको तमाम शेयर्स मिल चुके हैं। अब और लोग भी चाहते थे कि वो उसको खरीदें, लेकिन क्योंकि स्टॉक खत्म हो चुका है, मजीद शेयर्स कंपनी ने अनाउंस अगर नहीं किए, तो सेकेंडरी मार्केट आपको डे टू डे जो ये ट्रेड हो रही होती है इसमें आपको सेकेंडरी मार्केट नजर आती है। यहाँ पर ऑलरेडी जो कंपनी के इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने प्राइमरी मार्केट में मौजूद शेयर्स को खरीदा था, अब वो किसी एक अमाउंट के ऊपर डिमांड एंड सप्लाई के कॉन्सेप्ट पे अपने स्टॉक्स जो हैं वो बेचते हैं और दूसरा शख्स उस स्टॉक को खरीदता है। इसे जब दो लोगों के दरमियान ये ट्रेडिंग हो रही होती है, ये खरीदो फरोख्त हो रही होती है, तो इसको हम कहते हैं सेकेंडरी मार्केट। और इससे कंपनी को कोई डायरेक्ट फायदा नहीं होता, यानी जो रकम इसके दौरान जनरेट होती है खरीदो फरोख्त के, वो उसके अंदर टैक्सेस करते हैं, लेवरेज चार्जेस करते हैं, लेकिन उसके अंदर कंपनी को वो अमाउंट ट्रांसफर नहीं होती है। अब इसका अगर कंपनी को अमाउंट ट्रांसफर नहीं हो रही तो कंपनी ये सब कर क्यों रही है? इससे कंपनी को इनडायरेक्ट फायदे होते हैं। जब कंपनी ने पहली बार एक अमाउंट ऑफ शेयर्स अनाउंस किए थे तो उसने कुछ फंड्स लिए जिसके तहत उसने अपनी कंपनी में वर्क किया। अब वो अपना बिजनेस कर रही है उन अमाउंट के तहत, और अब आहिस्ता आहिस्ता उसको उस पर प्रॉफिट हो रहा है, जिसमें से वो डिविडेंड उन पर्टिकुलर जो उस टाइम पर मौजूद लोग जिन्होंने उसके शेयर्स को होल्ड कर रखा है, चाहे वो प्राइमरी मार्केट के अंदर खरीदने वाले लोग थे या वो सेकेंडरी मार्केट में खरीदने वाले लोग थे, डिविडेंड उनको मिलेगा जिन्होंने अब तक उसके शेयर्स होल्ड कर रखे हैं। अगर किसी ने प्राइमरी मार्केट में शेयर्स खरीदे थे लेकिन बेच दिए तो अब डिविडेंड उसको नहीं जाएगा, क्योंकि अब उसका उस कंपनी से कोई ताल्लुक नहीं रहा। अब होता यह है कि कंपनी जब आगे उसको दोबारा फंड्स की जरूरत पड़ती है तो क्योंकि उसका एक नाम क्रिएट हो चुका होता है, उसका एक स्टॉक का प्राइस बढ़ चुका होता है, तो वो नए स्टॉक उस प्राइस पे अनाउंस कर सकती है, जिससे उसको मजीद मुनाफा हासिल हो सकता है और वो कंपनी में अगेन अपना बिजनेस कर सकती है। तो इस तरह से कंपनीज जो है मुख्तलिफ औकात पर अपने स्टॉक्स अनाउंस करती रहती हैं। इस शेयर मार्केट के अंदर दो तरह की चीजें ऑपरेट करती हैं, बुल मार्केट एंड बेयर मार्केट। बुल का मतलब यही है कि कस्टमर का जो इन्वेस्टर का जो कॉन्फिडेंस है वो हाई है, यानी कि वो ये समझ रहे हैं कि कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी, इसीलिए हमें इस कंपनी के साथ इसकी ओनरशिप की हैसियत हासिल करनी चाहिए और वो उसके स्टॉक्स बाय कर रहे हैं। और अगर बेयर मार्केट की बात करें तो प्राइसेस कम हो रही होती हैं। अगर हमने इसको आसान लफ्जों में देखना हो तो जो हमारे पास, अगर हम इन्वेस्टिफाई को यूज कर रहे हैं या हम किसी और ऐप को यूज कर रहे हैं, तो वहां पे अगर ग्रीन कलर का आपको मार्क नजर आता है यानी कि प्राइसेस बढ़ रही हैं, लोग खरीद रहे हैं। अगर नेगेटिव यानी रेड कलर का मार्क नजर आता है, मींस के प्राइसेस आज की कीमत की जो सुबह ओपनिंग हुई थी उससे कीमत गिर रही है। आपको ये बात याद रखने की जरूरत है कि जब आपने स्टॉक खरीदा है, जरूरी नहीं है कि आज जो रेड ग्रीन का सिस्टम चल रहा है वो आपकी अमाउंट से डायरेक्ट रिलेटेड हो। अगर आपने 10 रुपए का खरीदा था, अगले दिन 20 रुपए का हुआ, अगले दिन 15 रुपए का हुआ, तो वो ग्रीन में जा रहा है, लेकिन आपने अभी याद रखें कि 10 रुपए का खरीद रखा है। अब वो 15-20 रुपए से जब अगेन 15 रुपए पे आएगा तो नेगेटिव शो करेगा, लेकिन आपके लिए वो फिर भी पॉजिटिव ही है, लेकिन वो वहां शो नहीं होगा। तो इसके लिए आपको अपनी पोर्टफोलियो को मैनेज करना है, उसको देखते रहना है। एक बुल मार्केट हो गई, एक बेयर मार्केट हो गई। जब लोगों को लगता है कि कंपनी कॉन्फिडेंस लूज करती है, यानी कि कंपनी अब अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी, या कंपनी की कोई ऐसी अनाउंसमेंट आती है या मार्केट के अंदर कोई ऐसी पॉलिसीज अनाउंस होती हैं, तो उस केस में कंपनी को नुकसान होता है, लोगों का कॉन्फिडेंस गिरता है और वो उसकी ओनरशिप छोड़ देते हैं। अगर बात करें
कि कौन से की टर्मिनोलॉजीज हैं जो इस मार्केट के अंदर ऑपरेट करती हैं। तो मार्केट कैप का मैंने हर वीडियो के अंदर जिक्र किया है, लेकिन आज मैं इसके फॉर्मूले की बात करूंगी। तो जो आज की करंट शेयर प्राइस है उसको जितने नंबर ऑफ शेयर्स उस कंपनी ने प्राइमरली अनाउंस किए थे, आप उससे जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मार्केट कैप होता है। इससे कंपनी के लिए ये इनडायरेक्ट फायदा होता है कि कंपनी ने अगर किसी और कंपनी के साथ कोई मर्जर करना हो तो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस ये शो करता है, यानी कंपनी का भी एक कॉन्फिडेंस है जिसके तहत दूसरे लोग इसको खरीदेंगे या इसके साथ मर्जर्स करेंगे या इसके साथ कोलैबोरेशन करेंगे। इवन जो राइट शेयर्स होते हैं, यानी जो शेयर होल्डर्स को डिस्काउंट ऑफर किए जाते हैं, बोनस शेयर्स भी अनाउंस किए जाते हैं कंपनी की तरफ से, ये सब इसलिए किया जाता है ताकि शेयर होल्डर्स के अंदर कॉन्फिडेंस कायम रहे। अगर बात करें कि पीएसएक्स के अंदर ये सब चीजें क्या हैं, तो आसान लफ्जों में कि लिस्टेड कंपनीज जो हैं पीएसएक्स के ऊपर वो अपने शेयर्स जो हैं वो इशू करती हैं। इन्वेस्टर्स यानी आप और हम लोग जब उसको खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। बैंक्स उसको खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। ब्रोकर्स वो मौजूदा लोग होते हैं जो आपके दरमियान और पीएसएक्स के दरमियान सीडीसी के थ्रू ऑपरेट करते हैं। और एसईसीपी जो है वो इस सारे ट्रेडिंग सिस्टम को मॉनिटर करती है और ये गवर्नमेंट एंटिटी होती है। सो इस तरीके से जो डोमेस्टिक एंड फॉरेन इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो लिक्विडिटी को बूस्ट कर रहे होते हैं। अगर बात करें हमें इन्वेस्ट करना क्यों चाहिए, तो ऑब्वियसली इसके थ्रू हम हाई रिटर्न्स हासिल करते हैं। ये एक सेविंग का एक पैसिव सेविंग का सिस्टम है। इसके थ्रू हम किसी कंपनी के अंदर बगैर बिजनेस किए उसकी उस पर्टिकुलर यूनिट के ओनरशिप हासिल करते हैं और फिर लॉन्ग टर्म के अंदर डिविडेंड भी हासिल करते हैं। यहाँ मैं आपसे एक और बात शेयर कर दूं कि जो इंटरडे ट्रेडिंग होती है, यानी कि आज आपने एक शेयर की प्राइस सुबह देखी कि वो 110 रुपए की थी, आपने वो खरीद लिया, अभी वो शेयर आपके नाम पर कन्वर्ट नहीं हुआ। अमूमी तौर पे ये समझा जाता है कि 1 से 2 दिन लगते हैं आपके नाम पर कन्वर्ट होने के लिए। आप अपनी मेल चेक कर सकते हैं कि आपके नाम वो शेयर हो गया है सीडीसी के थ्रू या नहीं, यानी कि सेंट्रल डिपॉजिटरी सेंटर के अंदर आपके नाम पर वो शेयर्स कन्वर्ट होकर आ गए हैं या नहीं। अगर वो नहीं आए हैं और आपने सुबह जो शेयर खरीदा उसकी प्राइस बढ़ी और आपने शाम में उसे बेच दिया, तो ये जो ट्रेडिंग है ये जायज़ नहीं है, क्योंकि अभी तक आपके नाम पर उसकी मलकियत नहीं हुई थी। तो इसके अंदर जो कह लें कि और ये सट्टाबाजी कंसीडर होती है। हमें जो स्टॉक मार्केट के अंदर हमेशा इन्वेस्टमेंट की गर्ज से आना चाहिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के कॉन्सेप्ट को लेके चलना चाहिए, ना कि ट्रेडिंग वाले सिस्टम पे जहां पे मैसिव लॉसेस हो सकते हैं। एक और चीज़ ये होती है कि कंपनी जो डिविडेंड्स अनाउंस करती है वो फिक्स नहीं होने चाहिए, तभी आप उस कंपनी के जो अमाउंट है वो खरीदते हैं। ये मोस्टली होते भी नहीं है, यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई कंपनी फिक्स कर दे कि आपको 3% ही मिलेगा, चाहे उसको नफा हो या नुकसान हो, तब भी ये सूद के कंसिडरेशन में आ जाता है। आपका शेयर 3% से 4 भी हो सकता है, 4 से 2 भी हो सकता है, या नहीं भी हो सकता। तो ये चीज़ ऑब्वियसली हमें पता ही है कि डिविडेंड जो होता है वो कंपनी की मौजूदा सूरत हाल के ऊपर डिपेंड करता है। और डाइवर्सिफिकेशन को अगर मैं एक्सप्लेन करूं, तो जब आप अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं, यानी आप मुख्तलिफ शेयर्स खरीदते हैं, तो होता यह है कि हमारे पास पीएसएक्स पे डिफरेंट जो सेक्टर्स हैं वो मौजूद हैं, यानी ऑयल एंड गैस मौजूद है, कॉस्मेटिक मौजूद है, हमारे पास कार्स मौजूद हैं, हमारे पास बहुत सारी मतलब मैसिव नंबर ऑफ केमिकल इंडस्ट्रीज मौजूद हैं एटसेट्रा। तो आपको मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज के अंदर डाइवर्सिफिकेशन करनी है। अब ये क्यों ज़रूरी होती है? ये इसलिए है कि अगर एक वक्त में गाड़ियों का वक्त है और लोग गाड़ियां खरीद रहे हैं और आपने उस कंपनी के शेयर्स नहीं लिए हैं और आप देख रहे हैं कि वो स्टॉक ऊपर जा रहा है, तो आपकी मोटिवेशन लूज हो सकती है। ऑब्वियसली जो सेल्फ पेशेंट वाले लोग हैं जिन्हें पता है कि अगर उन्होंने राइट साइड पे इन्वेस्ट कर रखा है तो और उनको कोई ऐसा इशू नहीं है, सो ये पेशेंस की सारी गेम है। और अगर आपने मुख्तलिफ सेक्टर्स में इन्वेस्ट कर रखा है तो आप थ्रू आउट द ईयर जो है प्रॉफिट्स देख सकते हैं अपने, क्योंकि ऑब्वियसली हम बात यही कर रहे हैं कि हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर करें तो ज़्यादा बेहतर रहता है। और उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आपके कुछ सवालात हों तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं, और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए इस तरह की वीडियोज़ बनाती रहूँ। और फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। आज के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।